स्वागत है आप सभी का गायत्री विद्या मंदिर सांचौर की ऑनलाइन क्लासेस में। हम लोग बात कर रहे थे 12th क्लास की बायोलॉजी में चैप्टर नंबर 28 के बारे में, और उस चैप्टर में हम लोगों ने स्टार्ट किया था मानव में नर प्रजनन तंत्र की संरचना के बारे में, और वहां हम लोग डिस्कस कर चुके थे एक तो टेस्टिस के बारे में, जो कि मानव शरीर में मुख्य या प्राथमिक नर जनन अंग के रूप में कार्य करता है। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं नर सदस्य में उपस्थित सहायक या द्वितीयक जनन संरचनाओं या जनन अंगों के बारे में। तो मैंने जब इंट्रोडक्टिव पार्ट डिस्कस किया था इस चैप्टर का, तो मैंने ऐसी जानकारी आपको दी थी कि जो संरचनाएं इस कैटेगरी में आती हैं वो संरचनाएं कुछ कार्यों के साथ जुड़ी हुई होती हैं। जैसे नर युग्मक शुक्राणुओं के परिपक्वन का कार्य, या नर युग्मक शुक्राणुओं के स्थानांतरण परिवहन का कार्य, या फिर नर युग्मक शुक्राणुओं के संग्रहण का, स्टोरेज का कार्य। तो उसी संदर्भ में आज हम लोग मानव में नर प्रजनन तंत्र से संबंधित दो सहायक या द्वितीयक अंगों के बारे में बात करेंगे। उसमें से एक का नाम अधिवृषण है और दूसरी संरचना का नाम शुक्र वाहिनी है। तो स्टार्ट करते हैं इन दो संरचनाओं, इन दो सहायक अंगों के बारे में, इनकी संरचना डिस्कस करते हैं और इनके कार्य डिस्कस करते हैं। तो पहले बात करेंगे अधिवृषण की। अगर मैं अधिवृषण की स्ट्रक्चर देखता हूं तो थोड़ी सी जानकारी आप समझना। यहां पर अधिवृषण एक कुंडलित लंबी नलिका रूपी संरचना है। तो एक प्रकार की ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जिसकी लगभग लंबाई 6 मीटर के आसपास है। तो 6 मीटर लंबी कुंडलित नलिका है और ये
वृषण के ऊपर कुंडलित हैं, इसीलिए इस संरचना का नाम अधिवृषण दिया गया है। अब इस कुंडलित संरचना में यानी इस अधिवृषण में एक ही काम होगा, शुक्राणुओं का यानी जो नर युग्मक वृषण में शुक्र जनन की क्रिया द्वारा निर्मित हुए हैं, उनके परिपक्वन का काम। तो काम सिंपल सा आप याद रखें, अधिवृषण में शुक्राणुओं के परिपक्वन, इनकी मैच्योरेशन का काम होता है। तो अधिवृषण शुक्राणुओं के परिपक्वन का, स्पर्म के मैच्योरेशन का एक स्थल है। यहां पर शुक्राणुओं के परिपक्वन का कार्य संपन्न होता है। तो ये वो साइट है जहां पर स्पर्म मैच्योरेशन, शुक्राणुओं के परिपक्वन की क्रिया होती है। तो दो बातें अभी तक मैंने बताई। पहली बात कि जो अधिवृषण हैं ये लगभग 6 मीटर लंबाई की एक कुंडलित नलिका रूपी संरचना है और इसका नाम अधिवृषण इसलिए दिया गया है कि ये कुंडलित नलिका वृषण के ऊपर ही कुंडलित रहती है। और दूसरा, ये जो संरचना है अधिवृषण, ये स्थल है शुक्राणुओं के परिपक्वन का। अब पोजीशन के हिसाब से बात करूं तो इस कुंडलित नलिका को मैंने 3 भागों में विभेदित किया है कि इसका जो भाग वृषण के अग्र सिरे की ओर है उसे कैपुट, हिंदी में शीर्ष अधिवृषण कहा जाता है। दूसरा जो इसका भाग है कॉर्पस, इसे मध्य अधिवृषण कहा जाता है। कौड़ा, इसे पुच्छ अधिवृषण कहा जाता है। तो ये 3 भागों में बटा हुआ है। शीर्ष जो वृषण के बीच में कुंडलित है, मध्य, और जो पश्च सिरे पर कुंडलित है पुच्छ। कैपुट वाला भाग शुक्राणुओं को प्राप्त करता है, फिर वो शुक्राणु मध्य में और फिर पुच्छ वाले भाग में पहुंचते हैं और इसी पुच्छ वाले भाग से शुक्रवाहिनी उत्पन्न हो जाती है। तो पहले जो सहायक नर जनन अंग की बात की वो था आपके अधिवृषण। इसकी
संरचना की बात की, इसके 3 जो भाग हैं उनकी बात की, और ये संरचना कौन सा महत्वपूर्ण कार्य करती हैं उसके बारे में हमने डिस्कस की। अब हम बात करेंगे नर प्रजनन तंत्र से संबंधित दूसरे सहायक जनन अंग की, जिसका नाम है शुक्रवाहिनी। क्या है शुक्रवाहिनी, क्या काम ये करती हैं, तो कुछ चीजें इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। नंबर 1, पहले मैं काम की डिस्कस कर लूं। शुक्रवाहिनी नाम से क्लियर है, शुक्र यानी नर युग्मक शुक्राणु, वाहिनी का मतलब है मार्ग प्रदान करने वाली, यानी शुक्रवाहिनी का संबंध शुक्राणुओं के स्थानांतरण से है। एक कि पहला काम कि शुक्रवाहिनी संबंधित हैं शुक्राणुओं के स्थानांतरण से। दूसरा कि इसी शुक्रवाहिनी का अंतिम भाग थोड़ा फूल कर बड़ा हो जाता है, एम्पूला कहलाता है। शुक्रवाहिनी का ही अंतिम भाग है, और इस एम्पूला में अस्थायी रूप से कुछ समय के लिए शुक्राणुओं के संग्रहण का कार्य किया जाता है। तो अभी मैंने चर्चा की मानव में नर प्रजनन तंत्र से संबंधित एक दूसरी सहायक या द्वितीयक जनन संरचना या अंग के बारे में। उस संरचना का नाम शुक्रवाहिनी है। और मानव शरीर में ये जो शुक्रवाहिनी है वो 2 महत्वपूर्ण कार्य संपन्न करती हैं। कि पहला कि एक तो ये शुक्राणुओं के स्थानांतरण से संबंधित संरचना है, और इसी शुक्रवाहिनी का अंतिम सिरा एम्पूला, एक फूली हुई सी संरचना बनाता है, एम्पूला कहलाती है, जहां पर टेम्परेरी अस्थायी रूप से शुक्राणुओं का संग्रहण किया जाता है। अगर हम शुक्रवाहिनी की संरचना देखें तो ये लगभग 45 सेंटीमीटर, लगभग 45 सेंटीमीटर लंबाई की एक नलिकाकार संरचना है। और इस शुक्रवाहिनी की अगर भित्ति देखें, अगर इसकी औती की संरचना देखें, तो यहां पर आपको खूब सारी स्तंभाकार उपकला ऊतक, और ये भी कूट स्यूडो प्रकार की है। तो क्या देखते हैं शुक्रवाहिनी की संरचना में कि शुक्रवाहिनी जो पुच्छ अधिवृषण है, कॉडा एपिडिडिमस है, वहां से ये उत्पन्न हुई, वहां से जुड़ी हुई है ये, और लगभग 45 सेंटीमीटर लंबाई की एक नलिका है ये।
और शुक्रवाहिनी की अगर हम औतिकीय संरचना देखें तो हम क्या देखते हैं कि शुक्रवाहिनी की भित्ति में कूट स्तंभाकार उपकला ऊतक पाए जाते। बेसिकली यहां पर स्तंभाकार उपकला ऊतक है। तो इन उपकला ऊतकों का संबंध स्त्रावण से है। ऐसा आपने 11th में जंतु ऊतक में पढ़ा है कि उपकला ऊतक कई प्रकार के थे, बताए थे आपको, घनाकार, शल्की। तो यहां हम बात कर रहे स्तंभाकार उपकला ऊतक की, जिनका संबंध स्त्रावण से, सीक्रीशन से होता है। तो ऐसे स्त्रावी प्रकार के उपकला ऊतक शुक्रवाहिनी की भित्ति में है, जिनके द्वारा एक तरल, एक लिक्विड स्त्रावित किया जाता है, जो शुक्राणुओं को एक माध्यम, एक रास्ता प्रदान करता है। और इन कोशिकाओं में, इन ऊतकों में जो संकुचन, स्पंदन होते हैं, उसी के कारण शुक्राणु आगे की ओर स्थानांतरित होते, ट्रांसफर होते हैं। यही एम्पुला क्या करता है, एक कनेक्शन बनाता है शुक्राशय की वाहिनी के साथ। तो शुक्राशय एक वाहिनी बनाएगी, वो वाहिनी और शुक्रवाहिनी का ये फूला हुआ भाग एम्पुला। तो एम्पुला प्लस शुक्राशय की वाहिनी मिलकर एक स्खलन वाहिनी बनाते हैं, और उसी स्खलन वाहिनी के द्वारा मैथुन के समय शुक्राणुओं को मुक्त किया जाता है। तो यहां पर हम देखते हैं कि शुक्रवाहिनी 3 महत्वपूर्ण कार्य करती हैं: शुक्राणुओं का स्थानांतरण, शुक्राणुओं का अस्थायी रूप से संग्रहण, और वो शुक्राशय की वाहिनी के साथ मिलकर स्खलन वाहिनी का निर्माण करती हैं, जो मैथुन के समय शुक्राणुओं को मुक्त करने में मदद करता है। तो आज अपने बात की मानव में जो नर प्रजनन तंत्र है, उस नर प्रजनन तंत्र से संबंधित 2 प्रमुख सहायक या द्वितीयक जनन अंगों के बारे में, जिसमें से एक का नाम अधिवृषण है, जिसका संबंध शुक्राणुओं के परिपक्वन से है, और दूसरी संरचना की हमने बात की शुक्रवाहिनी की, जिसका संबंध शुक्राणुओं के स्थानांतरण से है, शुक्राणुओं के अस्थायी संग्रहण से है, और ये संरचना शुक्राशय की वाहिनी के साथ मिलकर स्खलन वाहिनी भी बनाती है। अधिवृषण के 3 भागों की बात की, अधिवृषण का नाम अधिवृषण क्यों है वो डिस्कस की। तो आई होप आज का जो टॉपिक था अपना, वो आपको समझ में आया होगा। कल हमने लास्ट छोड़ा था टेस्टिस तक, तो वहां हमने एक रेटे टेस्टिस की बात की थी, और वहां पर खूब सारी हमने शुक्रवाहिकाओं की बात की थी, जो आकर यहां खुलेगी, फिर यहां आकर खुली, मतलब अधिवृषण में वो शुक्राणु आ गए। इन भागों से जब शुक्राणु निकलेंगे तो परिपक्वन की क्रिया होगी टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की उपस्थिति में। फिर यहां से वो शुक्रवाहिनी में जाएंगे और आगे उनका स्थानांतरण, संग्रहण, जो कुछ भी होना है वो होगा। तो आई होप आज का जो टॉपिक था आपको इजीली समझ में आया होगा।
वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। आपकी कोई प्रॉब्लम है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू।